नमस्कार, मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है प्रिवेश। हम बात कर रहे हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर जो संगीन आरोप लगाए हैं उनके बेटे ने। दरअसल जाते जाते 27 सितंबर को उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसे 2 घंटे बाद डिलीट कर दिया गया था। ये खबर जो है लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, इसलिए भी क्योंकि आप सोचिए पंजाब पुलिस के आला अफसर रहे एक फॉर्मर डीजीपी पर इतना गंभीर आरोप और उन्हीं के बेटे ने क्यों लगाया, पूरे परिवार को लपेटे में लिया। इसके बाद परिवार की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। यहां तक कि पिता का कहना है कि अगर इस जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सच्चाई होगी तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह के आरोप पिता पर लगाए गए हैं बेटे के द्वारा, तो उसमें क्या सच्चाई नजर आती है? और अभी तक इनकी वाइफ के बारे में कुछ खबर सामने नहीं आ रही है, वाइफ का बयान सामने नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, जैसे कि पूरे घर को आरोपी बनाया गया है इसमें, और हत्या का जो मुकदमा है वो सब पर है। लेकिन इसमें एक सीरियस एलिगेशन लगाया है जो है कि अवैध संबंध एक ससुर का अपनी बहू से। तो कहीं ना कहीं समाज में लोगों के बीच में अगर उनका चेहरा या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो उनकी बदनामी होगी। पता चला आगे जाकर केस में कुछ और निकल कर आया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ज़िंदगी भर की बदनामी रह जाएगी, उनका चेहरा वायरल हो जाएगा, इसलिए वो सामने नहीं आ रही है। और खुद डीजीपी जो पंजाब के एक्स डीजीपी हैं उनको हर कोई जानता है, उनका चेहरा वैसे भी पब्लिक है, वो पब्लिक फिगर रह चुके हैं, तो वो खुद आकर सामने बोल रहे हैं। उनकी वाइफ जो है वो एक पब्लिक फिगर रह चुकी हैं, वो मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो वो लोगों के सामने आ रही, इसलिए उन्होंने वो जो उनकी पत्नी है वो सामने नहीं आ रही। और वो इस समय उस कंडीशन में नहीं है जो उनके घर वाले कह रहे हैं कि वो इस समय सदमे में, जिसकी वजह से वो अब बात नहीं कर रही। लेकिन वो बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी आएगी, SIT की टीम जो गठित हुई है, उनसे बात करेगी। अब देखिए, इसमें ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। पहला है कि दो वीडियो के आधार पर ये कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट करने वाला कोई बाहर ही है, पड़ोसी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक जब आरोप लगता है 27 अगस्त की वीडियो है और उसे 2 घंटे बाद डिलीट कर दी जाती है, जिसमें उसने अपनी मम्मी और बहन तक पर आरोप लगाया कि बहन भी किसी से शादी करना चाहती है। मतलब उसने पूरे घर में सबके ऊपर, मतलब अपने पिता के चरित्र पर उंगली उठाई है, अपनी बीवी के चरित्र पर उंगली उठाई है, अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठाई है और अपनी बहन के चरित्र पर उंगली उठाई है। अब पूरा परिवार गलत था और ये अच्छा था। थोड़ा सा कंक्लूसिव वे में अगर देखा जाए तो शुरुआत में मुझे लगता है कि सही ना हो, या हो भी तो कितना % सही है वो भी देखना पड़ेगा आगे जांच में। दूसरी चीज़, उनके पिता अब सामने आए। उनके पिता ने कहा कि वो सिजोफ्रेनिया से जूझ रहा था। हाँ, अब सिजोफ्रेनिया की बात क्या उसने कही थी? हाँ, कही थी। 3 अक्टूबर को उसने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें उसने अपने पत्नी के बारे में बहुत अच्छा कुछ कहा। बोला कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सब अच्छे से संभाला, कोई और होती तो छोड़ देती। मैं अपने घर वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे से पाला, आपने बहुत मुझे अच्छा ट्रीट किया, सब कुछ। मुझे जो बीमारी है सिजोफ्रेनिया, उसकी वजह से मेरा माइंड बदलता रहता है, मुझे जो चीज़ें दिख रही है सब झूठ लगती हैं, अलग मैं दुनिया में जी रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं टोकूंगी, जैसे उसने बताया था कि रिहैब में उनके परिवार ने ही उसे छोड़ा था। वहाँ पर जब काउंसलिंग होती है तो उसे पूछा जाता है कि आपकी तकलीफ क्या है। इस पर उसने अपने वीडियो में कहा था, बाकायदा अखिल ने कहते नजर आता है कि वहाँ पर जब मेरी काउंसलिंग होती थी तो मैंने सब कुछ बताया था कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे पिता कैसे व्यवहार करते हैं। और ये अभी से नहीं, उसका कहना था कि स्कूल लाइफ से वो बहुत कुछ झेल रहा था, मारपीट हो, झगड़ा हो, अगर कुछ गलत कर देता था तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, एक कमरे में उसे रखा जाता था। तो तमाम ऐसे एलिगेशंस उसने लगाए थे जो उसका कहना था कि चाइल्डहुड से वो ट्रॉमाटाइज था और ये ट्रॉमा वो पहले से सहता था। लेकिन उसने ये भी उस वीडियो में कि रिहैब में जब मैं गया और जैसे ही घर वालों को पता चला कि मैंने अपने घर वालों के खिलाफ बयान दिया है, उनके बारे में बताया, तो वो फौरन वहां से उसे वापस बुला लेते हैं और रिहैब चेंज कर देते हैं, दूसरे जगह भेजते हैं। इसमें रीजन क्या रहा होगा? नहीं, एक चीज़ तो है, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इशू है। एक डीजीपी, एक बड़ा अफसर है, वो पूरी दुनिया को संभाल रहा है, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए समय नहीं दिया। अगर वो अपने बच्चे के लिए समय देता तो उसका बच्चा कभी ड्रग एडिक्शन में नहीं जाता। लेकिन वहाँ पे उसकी बहन भी है, अखिल की बहन भी है, उसके साथ तो कुछ ऐसा सीन नहीं है, सिर्फ लड़के के साथ ही हुआ। तो कहीं ना कहीं लड़के में भी कमी हो सकती है। लड़के फ्रीडम ज़्यादा मिलता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। आपने देखा है कि लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, लड़कियों को कम फ्रीडम मिलता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि हम आसपास में देखते हैं, हमारे आसपास में, कि लड़के को फ्रीडम है 12 बजे तक बाहर रहेगा, लड़कियों को 10 बजे तक का है। तो ये, और बिल्कुल, और वो डीजीपी का बेटा थे तो वो उन्हें और भी ज़्यादा छूट इन मीन्स वो कहीं भी एक्सेस कर सकता है अपने पापा का नाम बोल के, हर जगह। वो कहीं किसी क्लब्स में जाना है, वो अपने दोस्त, हाँ, उसके दोस्त यार भी वैसे ही बन रहे थे, पैसे वाले, आसपास के जो उसके लोग थे। अब क्या था कि वो रहा रिहैब में, वो रहा अपने पापा से दूर, पेरेंटिंग ज़ीरो थी यहाँ, क्योंकि
वो फादर खुद कह रहे हैं कि मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, मैं उसे बचा नहीं पाया उस ड्रग एडिक्शन से, क्योंकि वो खुद डीजीपी थे और याद होगा आपको 2021 में वो रिटायर हुए। उससे पहले उन्होंने खुद बहुत सारे प्रोग्राम चलाए एंटी ड्रग के, लेकिन उनके घर में ही किसी ने घात लगा दिया, एक ड्रग पैडलर ने, और एक के बारे में कंप्लेन करते थे, दूसरे के बारे में कंप्लेन करते थे, तीसरा चौथा, और कई लोग। उन्होंने कहा कि मेरा बेटे ने आइस शुरू कर दिया था, मेटाफेन जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही खतरनाक नशा और बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है, मतलब वो महंगा नशा है, उसके लिए या तो पहचान चाहिए या तो अच्छी पहचान। तो मुझे तो अब ये डीजीपी थे तो क्या इनके बेटे के पास अवैध कमाई आता था जो वो नशा करते थे, क्योंकि ये नशा तो बहुत महंगा है, या तो जान पहचान थी, अपने पिता के नाम पर डरा धमका कर लोगों धौंस दिखाकर ड्रग्स ले रहा था, दोनों में से कोई एक चीज़, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो चीज़ है ना कि आपने इसकी जांच करवाई, मेरे बेटे के तक पहुंच कैसे रहा, या तो उसके पास पैसे थे बहुत सारे और वो ड्रग कर रहा था, इजी एक्सेस। दूसरी चीज़, इनकी मम्मी मंत्री थी, उन्होंने अपनी मम्मी पे भी आरोप लगाया कि मम्मी को बोल रही थी कि इसे रास्ते से हटाओ। अच्छा, मैंने जो वीडियो थी सेकंड वीडियो अक्टूबर वाली, वो वीडियो मैंने पूरी सुनी। शुरुआत में अपने घर वालों की तारीफ़ कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, अचानक में बोलता है, गाली देता है और बोलता है फिर भी इनका पता नहीं, देखो मुझे कब मरवा दे। ये तो स्प्लिट पर्सनालिटी भी बोल सकते हो कि ऐसे काइंड ऑफ नेचर का रहा होगा, क्योंकि समय समय पर वो तारीफ भी करता है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो देखा है, और अगर अखिल की बात करूँ बिहेवियर वाइज, तो वो 27 सितंबर को वीडियो अपलोड करता है, 2 घंटे बाद डिलीट क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या रहा होगा? पेरेंट्स ने चिल्लाया होगा, पेरेंट्स डांटे होंगे कि अरे यार ये तू क्या कर रहा है, तो पागल, मतलब उसे समझाया होगा, उसका मोबाइल लेकर डिलीट किया होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बदनामी हो रही है, लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया इतने देरी में, वो जितने देर में उसने वीडियो डाला उतने देर में लोगों ने वीडियो डाउनलोड कर ली। अब देखिए एक चीज़ तो थी, वो इतनी हरकतें कर रहा था, वीडियो डालता था, सब कुछ करता था, हाँ, मतलब इतना सब करता था, फिर भी पेरेंट्स ने उसे अपने घर में रखा था और उसको छूट थी, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था, इंटरनेट था, वो चाहे तो 10 वीडियो बना के डाले। अगर मेरा बेटा इस तरह से करे, और हम भी क्या करेंगे कि हम कंप्लेन कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो क्या, उनके पेरेंट ने भी कंप्लेंट की, उसके पापा ने 4 से ज़्यादा उसके खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन बाद में जाके खुद कंप्लेंट वापस ले लेते थे, क्योंकि मम्मी का दुख दर्द, पॉलिटिकल करियर, ये भी पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे, बदनामी घर की होगी, ये सोचते थे घर के बाहर मामला ना जाए। घर में इनके 6-7 नौकर थे, इन 10 से ज़्यादा स्टाफ था, इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग के बीच उसने अपनी मम्मी का पैर तोड़ दिया था मार के ड्रग के नशे पे, और उनकी मम्मी पूरी दुनिया को बोलती रहती थी कि मैं सड़क गिर के मुझे चोट लगी। ये सब तमाम आरोप जो है उनके परिवार ने लगा, और उनको बोला कि मेरा बेटा बीमार है, देखो वो अपने बेटे को अभी भी बुरा नहीं बोल रहे। मैंने एक चीज़ नोटिस की, उनकी मम्मी और उनके पिता वो अभी भी अपने बेटे से प्यार कर रहे हैं। वो एक चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं, हमारा बेटा जैसा भी था हमारा था, हम उससे बहुत प्यार कर रहे हैं, और वो उसे बीमारी थी, हम उसे कल्प्रिट मान ही नहीं रहे। उसने जो बोला हमारे लिए कुछ, हमें उससे कोई द्वेष नहीं है, वो उस बीमारी से जूझ रहा था और हम उसको एक पेशेंट ही ट्रीट कर रहे थे, तो हमें उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं। अगर उसने मेरे लिए कुछ बोल दिया है कुछ भी, तो मुझे पता है वो उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में, और एक पेरेंट इतना कुछ होने के बाद अपने बच्चे का साथ दे रहे जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी बातों में हामी भर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि मतलब नहीं तो कोई तुरंत अपने बेटे के बारे में सब कुछ, मतलब अपने बेटे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पे अब बात करते हैं कि पंजाब में किस तरह से ड्रग कल्चर जो ओपन है, और अभी से नहीं, मुझे लगता है कई सालों से हम सुनते आए हैं कि पंजाब में, चाहे वो उड़ता पंजाब मूवी आप देख लें तो उसमें बहुत करीब से वो चीज़ें दिखाई गई है कि कैसे वहाँ पर पेडलर्स एक्टिव होते हैं और ये तमाम ऐसे ड्रग्स की जो छोटी छोटी चीज़ है वो अवेलेबल कराते हैं। चाहे मैं हॉस्टल की बात कर लूँ, स्कूल के बच्चों की बात कर लूँ, चाहे फिर यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात कर लूँ, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर इस तरह के लोग घुसपैठ ना करते हों और ईजिली एक्सेस कराते हो बच्चों को। तो सोचने वाली बात एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि इस तरह से अगर ये नेक्सस चलता है तो आप काबू क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप अभी से नहीं है, ये चीज़ें बहुत पहले से है और इस कदर छाई हुई है कि एक पूर्व डीजीपी के बेटे की ये हालत हो जाती है कि उसका मौत हो जाता है। और इस तरह से लगातार जो खबरें आ रही है उसे लेकर कई चीज़ें सामने आ रही है कि ड्रग का, अगर मैं कल्चर की बात करूं, मैं मुंबई की भी बात करूंगी यहाँ पर, कि मुंबई में भी हमने देखा था सुशांत केस अगर याद हो तो उसके बाद कितने एक्टिवली चीज़ें वहाँ पर इन्वेस्टिगेट हो रही थी, ड्रग का भी एंगल आया था और ये भी था कि बॉलीवुड में भी इजीली अवेलेबल करा दिए जाते। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि जो नेक्सस चलता है उस पर काबू नहीं पाती है पुलिस। क्या होता है कि यहाँ ना हर एक दूसरे दिन ना एक नया आदमी की एंट्री हो जाती है, जो ज़रूरतमंद है, उसको इजी पैसा दिख गया, वो ड्रग्स के धंधे में घुस गया, वो पैसा कमाने के लिए। कहीं ना कहीं से तो वो सोर्स होगा ना, तभी तो वो आता है मार्केट में। मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ड्रग है ना कि
मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं। आप सिंपल ड्रग ले लीजिए जो बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में मिलता है, मारीजुना जिसे कहा जाता है, वीड कहा जाता है, वो सब का पहाड़ में कहीं भी उगा दिया, ऐसे कोई भी जगह पे उगा दिया किसी ने। अब पुलिस के लिए मॉनिटरिंग करना हर एक वैसी जगह पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग जंगल में इसकी खेती कर दे रहे हैं, फिर वहाँ से गांव वालों से उसे ले रहे हैं और वहाँ से वो उसको डिलीवर कर रहे हैं। पता भी चल रहा है तो उस ज़मीन का कोई मालिक नहीं है, जंगल है, किसने उगाया किसी को कुछ पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, बहुत छोटी मात्रा में। जैसे एक एसिड पेपर है, उसका कल्चर हिमाचल में बहुत चल रहा था और बहुत हिमाचल में बहुत सारी जगह है वो उसी एसिड पेपर की वजह से फेमस हो गई, जहाँ कहा जाता था कि इजी एक्सेस है। और खुद डीजीपी ने अपने बयान में कहा कि मेरा बेटा शिमला गया था और वहाँ उसने की एसिड पेपर। इतना छोटा सा पेपर है अश्विनी, इतना छोटा सा पेपर है, वो पेपर जीप पे रखते हैं जो लोग और उससे नशा कर लेते हैं। अब बताओ उसको छुपाना कितना ईजी है, इतना बड़ा पत्ता भी है तो उसको छुपाना बस इतना मोड़ के छुपा सकते हैं। तो वो पुलिस के लिए ट्रेसिंग देखिए बहुत हार्ड जॉब है, मतलब सबसे हार्ड टास्क है। लेकिन अगर इसको लेकर गिरफ्तारियां ज़्यादा हों, एक्शंस बहुत एक्टिवनेस, और देखिए कोई भी ड्रग करता है ना, पुलिस को पता चल जाता है उस एरिया में कौन ड्रग नेटवर्क चला रहा है। पुलिस की सोर्सिंग इतनी अच्छी होती है, बिना पुलिस के आप एरिया में कुछ ऐसा अवैध काम नहीं कर सकते। इसको वो दो तरह के क्राइम होते हैं ना, हम एक बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। और ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पुलिस को ना पता हो, ये बात तो बिल्कुल मतलब झूठी है, क्योंकि वो अपने एरिया में हर इनलीगल एक्टिविटी, सबसे पहले अगर कोई एसएचओ अगर कोई इंचार्ज ले रहा है तो वो पहले सबसे पहले लिस्ट बनाता है कि इस एरिया में कितने अवैध काम चल रहे हैं, उन काम को या तो बंद करा रहा है या तो उन काम में शामिल हो जा रहा है। क्योंकि देखिए उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है और वो इजीली इतने बड़े मार्केट को चला रहा है, ये इम्पॉसिबल है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार क्राइम तक पर हम हर एक अपडेट दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी जो है उनका बयान काफ़ी सुर्खियों में है, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके बेटे की तरफ से, वो उस पर खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि बेटा जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, उसके आरोपों को इतना गंभीर से नहीं लिया जाना चाहिए। वो पहले भी कई कंप्लेन दर्ज करा चुके थे, जिसमें वो बताए थे कि उनके बेटे की हरकत क्या थी, वो रिहैब में जाता था, तो तमाम ऐसी चीजें थी। एक लास्ट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, आप कभी रिहैब सेंटर में जाओगे और रिहैब सेंटर में अगर जाओगे और जिन लड़कों को, जिन बच्चों को रिहैब में भेजा जाता है, उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं पता है? उनके परिवार वाले, जिन्होंने उनको रिहैब में भेजा है। अरे वो पागल हो जाते हैं, उन्हें ड्रग मिल रहा है, उनके पेरेंट ने उन्हें वहां डाल दिया, तो संजू मूवी याद आता है। नहीं बिल्कुल सच बात है। तो वो अपने दिमाग में बिठा लेते कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, और वो उनके लिए, उनके प्रति जीरो इमोशंस रखते हैं। जो ड्रग एडिक्शन में, वो उनके लिए बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो मैं खुद गया हूँ ड्रग एडिक्शन सेंटर, बहुत सारे जाकर मैं मिलकर आया हूँ जो बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, मैं कई ऑफिसर से मिला हूँ, तो बोलते हैं प्रवेश भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ड्रग एडिक्शन से बाहर निकालने के बाद फैमिली का सपोर्ट कितना है। फैमिली को बहुत अपने बच्चों को अपने साथ रखना पड़ता है, नहीं तो वो अगर उस माइंड सेट से वो बाहर नहीं निकल पाए, और अगर पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिला, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, तो बच्चा हाथ से और ज़्यादा निकल जाएगा, फिर बचाना उसको मुश्किल है। फिलहाल इस केस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।